बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं हमारे पास एवैस्कुलर नेक्रोसिस की कंडीशन के साथ आते हैं। होता क्या है, क्यों होता है, और ज़्यादातर ये यंगर एज ग्रुप के पेशेंट्स में होता है। ऐसा क्यों, अभी आगे पता चलेगा इस वीडियो में। एवीएन होता क्या है, एवैस्कुलर नेक्रोसिस। एवैस्कुलर नेक्रोसिस मतलब बोन की ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाने के कारण बोन के कुछ एरिया डेड हो जाता है। वो डेड हो जाने की वजह से बोन की स्ट्रेंथ चली जाती है और कई बार उस एरिया में फ्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। बहुत कॉमनली एवैस्कुलर नेक्रोसिस बीमारी जो है वो हिप जॉइंट के पास फीमर हेड में डेवलप होती है। उस वजह से फीमर हेड में फ्रैक्चर्स भी डेवलप हो जाते हैं। लेटर ऑन आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है हिप जॉइंट में। इन पेशेंट्स को फ्यूचर में हिप रिप्लेस कराना पड़ता है। आगे इसके कॉजेज़ के बारे में जानते हैं। क्या क्या कॉजेज़ होते हैं एवैस्कुलर नेक्रोसिस के। बहुत सारे कॉजेज़ हैं। कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो पेशेंट ड्रग इनटेक या फिर और कुछ अल्कोहल वगैरह की वजह से भी हो सकती हैं। तो मेडिकल कंडीशंस क्या क्या हैं। एक सिकल सेल डिजीज़। सिकल सेल डिजीज़ में जो ब्लड सेल्स होते हैं उनकी शेप ख़राब हो जाती है और वो इतनी ख़राब हो जाती है कि वो ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है ठीक से। इस वजह से एंड आर्टरीज़ में, जो कि फीमर हेड में बहुत पतली पतली आर्टरीज़ होती हैं, वहाँ ब्लड ना पहुँच पाने के कारण सिकल सेल डिजीज़ में एवैस्कुलर नेक्रोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एक कंडीशन होती है गॉचर्स डिजीज़। उसमें भी फैटी डिपोजिशन हो जाता है वेसल्स के अराउंड और वेसल्स बहुत थिक हो जाती हैं, प्लस कंप्रेशन के कारण फैट सेल से उस एरिया में ब्लड नहीं पहुंच पाता है। तो इस कंडीशन में भी पेशेंट को एवैस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है। एक कंडीशन होती है डीकम्प्रेशन सिकनेस। डीकम्प्रेशन सिकनेस हाई एल्टीट्यूड में रहने वाले लोगों को और जो बहुत ज़्यादा अंडर वाटर रहते हैं, डीप अंडर वाटर लाइक सबमरीन्स में, उन लोगों में होती हैं। ये एक्चुअली प्रेशर चेंजेस की वजह से होती हैं। प्रेशर चेंजेस बार बार होने के कारण एयर कई बार निकल के धीरे धीरे ब्लड वेसल्स में चली जाती है। बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से निकल के इंट्रावैस्कुलरली एयर ट्रांसमिट हो जाती है और वो एयर धीरे धीरे छोटी छोटी वेसल्स में जाके फंस जाती है और लीडिंग टू इस्चीमिया ऑफ बोन, बोन डेथ और फिर एवैस्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है। और एक कंडीशन होती है अल्कोहल इंटेक। सीवियर अल्कोहल इंटेक जो लोग करते हैं उसमें भी यही होता है कि बहुत ज़्यादा फैटी डिपोजिशन मैरो में हो जाता है और मैरो में फैटी डिपोजिशन होने के कारण आसपास की वेसल्स पे कंप्रेशन होता है और फिर ब्लड नहीं पहुंच पाता है वेसल्स में। एक कंडीशन होती है स्टेरॉयड ओवरयूज़। स्टेरॉयड ओवरयूज़ या अब्यूज़ भी बोल सकते हैं। कुछ पेशेंट्स को तो सीरियसली कुछ कंडीशंस बहुत ख़राब होती हैं जिनको स्टेरॉयड बहुत लंबे टाइम तक लेना होता है, जैसे कोरोना में भी बहुत पेशेंट्स को लेने की ज़रूरत पड़ी है। लेकिन कुछ पेशेंट्स को ओवर प्रिस्क्राइब किया जाता है कुछ स्किन कंडीशंस वगैरह की वजह से भी, जो कि फिर बाद में स्टेरॉयड की वजह से सेम फैटी डिपोजिशन मैरो में बढ़ जाता है, ब्लड वेसल्स थिक हो जाती हैं और फिर ब्लड पहुंच नहीं पाता है एंड आर्टरीज तक। इसी तरह से डायबिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा ओवर हाई ब्लड शुगर की वजह से जो वेसल्स होती हैं वो थिकेंड हो जाती हैं और ब्लड ट्रैवल नहीं कर पाता है। इन केसेस में भी बाद में एवैस्कुलर नेक्रोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे कॉजेज़ थे एवैस्कुलर नेक्रोसिस के। अब हम बात करेंगे कि एवैस्कुलर नेक्रोसिस को डायग्नोज कैसे किया जाता है। यूजुअली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कंप्लेंट के साथ कि वॉक करने में दर्द है, या कभी कभी अगर पेशेंट को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है सिम्टम्स को स्टार्ट हुए तो बहुत हल्का सा माइल्ड एकिंग पेन होता है, वो भी एक स्पेसिफिक पोजीशन में ही होता है। और अगर बहुत ज़्यादा डिले हो चुका होता है पेशेंट को, काफ़ी लंबे सिम्टम्स होते हैं, उन पेशेंट्स में कई बार लिम्पिंग भी देखने को मिलती है, मतलब पेशेंट सही से चल नहीं पा रहा है। एंटैल्जिक गेट होता है। एंटैल्जिक गेट मतलब पेनफुल वॉक, और ये पेशेंट्स काफ़ी ख़राब तरीके से चल पाते हैं। दोनों साइड इन्वॉल्व होती हैं तो उनको कोई सपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ती है कई बार वॉक करने के लिए। तो ये हो गए सिम्टम्स। और इन पेशेंट्स के लिए हम सबसे पहले एडवाइस करते हैं एक्सरेज। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, 4 स्टेजेस में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो स्टेज 1 की जो कंडीशन होती है उसमें हम एक्सरे में कोई भी फीचर्स नहीं देख सकते। कुछ केसेस में हम एमआरआई करा के स्टेज 1 में हम कंडीशन को डायग्नोज कर सकते हैं। स्टेज 2 में एक्सरे में फीचर्स देखे जा सकते हैं। देयर इज़ अ एरिया ऑफ बोन लॉस जो कि एक्सरे में दिखाई देता है, और सिमिलरली एमआरआई के अंदर तो हम बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं अगर स्टेज 2 कंडीशन के साथ पेशेंट आया है। स्टेज 3 कंडीशन के अंदर बहुत बड़ा एरिया हो जाता है जो कि इन्वॉल्व होता है, प्लस साथ में फ्रैक्चर भी डेवलप हो जाता है फीमोरल हेड में, बिकॉज बोन इतनी वीक हो जाती है कि उसकी स्ट्रेंथ लॉस हो जाती है और वो बॉडी वेट बेयर नहीं कर सकती। इस वजह से कार्टिलेज ब्रेक कर जाती है। तो ये केसेस बहुत इजीली एक्सरे पे भी डायग्नोज हो जाते हैं और एमआरआई पे भी। एंड स्टेज 4
वो कंडीशन होती है जब इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है हिप जॉइंट को बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर जॉइंट लाइन, तो इस केस में आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है और सीवियर स्क्लेरोसिस आपको एसिटाबुलम की साइड में भी देखने को मिलेगा। MRI ज़्यादातर केसेस में इसलिए कराया जाता है, कई बार पेशेंट्स हमारे पास एक साइड की कंडीशन लेकर आते हैं, वहाँ पे स्टेज 3 या स्टेज 4 कंडीशन होती है, ऑपोजिट साइड में कई बार स्टेज 1 कंडीशन ही होती है, तो उसको डायग्नोज करने में MRI इज़ मच मोर हेल्पफुल। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जिनके अंदर हम दूसरी साइड पे हमें कोई एक्सरे में फीचर्स नहीं मिल रहे हैं, तो ऑपोजिट साइड के लिए हम MRI ज़रूर कराते हैं, या फिर स्टेज 1 कंडीशन में MRI ऑलवेज इज डन। एवेस्कुलर नेक्रोसिस का ट्रीटमेंट क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज में हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 ये कंडीशंस के अगर हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, मोस्टली हम पेशेंट के हिप को सैल्वेज करने की कोशिश कर सकते हैं और बचाया जा सकता है। अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंट को ये एडवाइस करना कि रेस्ट बहुत लंबा चाहिए, इसमें कम से कम 3 to 4 मंथ्स पेशेंट को बेड रेस्ट करना पड़ेगा, जिसमें कि वेट बेयरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी होती है हिप जॉइंट पे। प्लस कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि बोन फॉर्मिंग मेडिसिन होती हैं, हम साथ में देते हैं पेशेंट को, जैसे कि बिसफॉस्फोनेट्स। प्लस पेशेंट को कई बार हमें कुछ सर्जिकली भी हेल्प करना पड़ता है। एक प्रोसीजर होता है जिसे कहते हैं कोर डीकम्प्रेशन, इसमें बहुत छोटे छोटे होल्स बनाए जाते हैं बोन में, जो कि उस एरिया को ओपन करते हैं जिस एरिया में एवेस्कुलर नेक्रोसिस है, और एरिया को डीकम्प्रेस करते हैं। जो वहाँ प्रेशर चेंजेस हो रहे हैं, प्रेशर की वजह से वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पा रही है, अगर वहाँ पे हम प्रेशर हटा देंगे, उसको ओपन कर देंगे, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई वापस पहुँच सकती है। इसी में हम साथ में आज की डेट में स्टेम सेल थेरेपी भी करते हैं, जिसमें कि कुछ सेल्स लिए जाते हैं, स्टेम सेल्स बोलते हैं उन्हें लिया जाता है बोन मैरो से एस्पिरेट करके, और इसे इंजेक्ट किया जाता है उस एरिया में जहाँ पर एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो रहा है। वो स्टेम सेल्स जो हैं उनमें से कुछ बोन फॉर्मिंग सेल्स डिफ्रेंशिएट होकर वो रीजनरेट कर जाते हैं और वहाँ पे न्यू बोन फॉर्म करते हैं। प्लस उसी में से कुछ वैस्कुलर कंपोनेंट वाले सेल्स भी रीजनरेट करते हैं, जो कि न्यू वेसल्स फॉर्म करने में भी हेल्प करते हैं, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं अगर राइट टाइम पे हमारे पास पेशेंट स्टेम सेल थेरेपी के लिए आता है। तो अगर पेशेंट हमारे पास स्टेज 3 या स्टेज 4 की कंडीशन में आता है, स्टेज 3 वो कंडीशन है जिसमें फ्रैक्चर डेवलप हो जाता है फीमोरल हेड में और इनकॉन्ग्रुइटी हो जाती है फीमोरल हेड की, और स्टेज 4 वो कंडीशन है जिसमें इस इनकॉन्ग्रुइटी की वजह से आर्थराइटिस भी डेवलप हो जाता है। मोस्टली इन पेशेंट्स का राइट ट्रीटमेंट ऑप्शन हिप रिप्लेसमेंट ही रहता है। कुछ स्टडीज़ में कोशिश करी गई है स्टेज 3 में भी स्टेम सेल थेरेपी की, और बहुत ज़्यादा केसेस नहीं, लेकिन कुछ केसेस में रिजल्ट देखा गया है कि शायद बचाया जा सकता है जॉइंट को, बट मोस्टली पेशेंट नहीं करा पाते हैं ये प्रोसीजर इंडिया में, बिकॉज दिस इज़ अ कॉस्टली ट्रीटमेंट और पेशेंट के लिए डिफ़िकल्ट होता है मल्टीपल प्रोसीजर्स बार बार ऑप्ट करना। तो इस स्टेज में ज़्यादातर पेशेंट्स को THR ही एडवाइस किया जाता है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, और एक राइट टाइम पे पेशेंट अगर हमारे पास आ जाए तो हम पेशेंट को बचा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह की डिटेल्ड ऑर्थोपेडिक वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।